दिलों के भीतर बनी इन दीवारों को पीछे से घर का हर व्यक्ति एक दूसरे की हरकतों को देखता रहता था। सविता के दिलों में दीवार की नींव तब पड़ी जब नवीन ने 1 साल पहले ही विवाह कर आई अपनी पत्नी की सारी भारी भारी साड़ियाँ, डेकोरेशन पीसेज, चांदी के बर्तन सब उसको मना कर बहन की शादी में दे दिए थे। नवीन 2 बहनों का भाई था और अपनी जिम्मेदारियां संभालता था, पर सविता की भावनाओं की कद्र उसने नहीं की। ये सारा सामान सविता चाहे इस्तेमाल नहीं करती थी, पर माँ बाप की निशानी थी। नवीन उठते तनाव को देख रहा था, पर वह चुप रहता था। वह मूक दर्शक था। पत्नी के व्यंग को तो बर्दाश्त करता ही था। विवाहित और एक बच्ची अविवाहित बहन की फरमाइशों को भी सुनता था। कभी कभी माँ फोन पर चिल्लाकर कहती, अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तंग आकर वह कहता, क्या बोलूं मम्मी, आप लोग ही बोलने को काफ़ी है। सुबह 6 बजे से ही सविता की सास परमीला देवी को मैसेज नवीन के व्हाट्सएप पर आने शुरू हो जाते। आज दफ्तर जाते समय 2 किलोग्राम आटा और 1 किलोग्राम चीनी लेते आना। तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई है, शाम को लेते आना। मगर वे अपनी बेटी रश्मि को कभी फ़ोन नहीं लगाती थी, जो उन्हीं के साथ रहती थी। शायद उसी गुस्से से मैसेज देख लेने पर भी सविता करवट बदल कर फिर सो जाती थी। मम्मी के मैसेजों की टिन-टिन आवाज़ से नींद नवीन की भी खुल जाती थी, पर वह भी चुपचाप लेटा रहता था। वह सविता को भी उठने को नहीं कहता था। उसके पापा नरेंद्र नाथ ने कभी चाय तक नहीं बनाई थी। जब से नवीन और सविता ने अलग रहना शुरू किया है, उन्हें काम के लिए न जाने कितनी बार रसोई के चक्कर लगाने पड़ते हैं। परमीला 1 घंटा व्यायाम करने के बाद ही एक प्याला चाय उनके सामने मेज पर रखती थी। बेचारे चुपचाप उठाकर पीते। यह रोज की दिनचर्या जो थी, कहाँ तक बुरा मानते। नवीन व सविता ने साल भर यह देखा था, या कहिए भुगता था। शादी के 10-15 दिन बाद घर की हालत कुछ ऐसी होती थी। सवेरे सवेरे उठ जाते हो, ये नहीं कि सब की तरह पड़े सोते रहो। यह परमीला की आवाज़ होती थी। क्या करूं, पुरानी आदत है। नींद जल्दी खुल जाती है और फिर 7 बजे उठा तो 9 बजे दफ्तर कैसे जा पाऊंगा, कहकर नरेंद्र नाथ खाली प्याला पत्नी की ओर बढ़ाते हुए कहा, 1 प्याला और दे दो, आज कुछ ज़्यादा ही थकावट लग रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? परमीला आखिर पत्नी ही तो थी, ऐसी कोई बात नहीं, अब उम्र का तकाजा है। परमीला कहकर उन्होंने प्यार से पत्नी के कंधे को छू लिया। उधर युवा सविता उठी और उतरी सलवार कमीज को फिर से लपेटकर ऐसे बाहर जाने लगी जैसे कोई शेरनी शिकार के लिए निकल रही हो। सविता सुनो, नवीन ने कुछ कहना चाहा, पर वह बिना जवाब दिए ही तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शादी के सपने इतने जल्दी ही धुल जाएंगे, उसे उम्मीद नहीं थी। रोज़ की तरह रसोई में जाकर वह काम में जुट गई। नाश्ते से निपटने के बाद खाने की तैयारी शुरू हो गई। नरेंद्र नाथ
बाहर का खाना नहीं खाते हैं, इसलिए पहले उनका ही डब्बा तैयार करके रख दिया गया। नवीन का दफ्तर पास ही है, इसलिए वह घर आकर खा लेता है। अगर किसी वजह से घर ना आ सके तो कैंटीन में ही खा लेता है। अब तुम बोलो, कवीन, तुम्हारे डब्बे में क्या रख दूं? सविता ने अपनी ननद रश्मि से पूछा। कुछ भी रख दो भाभी, देर हो गई है। नहीं बना हो तो बिना लिए ही चली जाऊंगी। और हाँ भाभी, मुझे क्वीन तो नहीं कहो, बिना लिए क्यों जाएगी? क्या तेरी माँ मर गई है क्या? परमीला दूर से अपनी बेटी की बात सुनकर बोली। रश्मि, अम्मा जी हजारों साल जिंदा रहो, पर तुम्हारा खाने का डब्बा मुझे लगाना है, इसलिए जल्दी बोलो क्या चाहिए? सविता ने फुसफुसाकर रश्मि से कहा। सविता की आवाज़ की गर्मी से परमीला झलक कर रह गई। मैं तो इस घर में बस भाड़ झोंक रही हूँ। सविता बड़बड़ा उठी। परमीला ने सुन लेने के बाद भी पूछा, क्या मुझसे कुछ कहा? सविता, नहीं मम्मी, सवेरे देर से उठी थी इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। पढ़ो बहू, ज़रूर पढ़ो। अब जब से वे नए घर में शिफ्ट हुई है, परमीला को पता चल रहा है कि घर संभालना उम्र हो जाने के बाद कितना कठिन हो जाता है। अब सविता ने घर से निकलते हुए बैठक की ओर देखा। चारों तरफ चीज़ें ढंग से रखी थी। सास ससुर के घर में बाबूजी का आधा पढ़ा अखबार कुर्सी पर चिड़िया की तरह अपने पंख फड़फड़ा रहा होता था। पेंसिलें कालीन पर पड़ी होती। रश्मि की चप्पलें खाने की मेज के नीचे रखी होती थी। खाने की मेज पर झूठे बर्तन प्याले पड़े होते थे। परमीला आराम से चौकी पर बैठकर अपनी टांगों में तेल की मालिश कर रही होती और ऊंचे स्वर में भक्ति गीत गा रही होती। हर सुबह सविता को यह दृश्य देखने को मिला करता। काम करती हुई सविता सोच रही थी कि उसकी माँ ने घर को इतना साफ सुथरा रखना सिखाया था। काम करने को अकेली माँ ही तो थी, पर घर में हर चीज़ कायदे से अपनी जगह पर रखी होती थी। पिताजी, भैया और वे तीनों काम पर जाते थे, पर मजाल है कि किसी का अपना सामान इधर उधर बिखरा मिले। सब चीज़ों के लिए एक जगह निश्चित थी। यहाँ आज ठीक करो, कल फिर वैसा ही हाल। उसकी ससुराल के लोग सीखते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? देवर हॉस्टल में ज़रूर रहता है, पर घर आते ही वह भी इस घर के रंग में रंग जाता। ऐसा लगता था जैसे इस तरीके से रहना इन लोगों को कहीं से विरासत में मिला है। अक्सर शिकायत करती महारी की आवाज़ आई। बर्तन मेज से उठाकर सिंक में रख कर कुछ देर नल खोल दिया करो तो जल्दी साफ हो जाते, कहकर वह चली गई। 4 दिन बाद कोई और मिली थी, तो रात को खाना खाने के बाद हमेशा की तरह सब लोग बैठक में बातें करने के इरादे से बैठा करते थे। तभी सविता ने कहा, बहुत खोज कर कपड़े धोने के लिए मैं एक नई औरत को इस शर्त पर लाई थी कि सिर्फ कपड़ों के नीचे पहनने वाले कपड़े ही धोने होंगे। बड़े कपड़े यानी पैंट, शर्ट, कमीज, धोतियाँ, चादरें तो धोबी धोता ही है। पर आज वह मुझसे कह रही थी कि
अब बड़े कपड़े भी उसे दिए जाने लगे हैं। वह तो इस बात पर काम छोड़ रही थी। मैंने किसी तरह उसे समझा दिया है। अब आप लोग सोच ले, वह बड़े कपड़े धोएगी नहीं। कोई कुछ नहीं बोला। नवीन ने बेचैनी से एक दो बार कुर्सी पर पहलू जरूर बदला। गप्पों का मूड उखड़ चुका था। सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। तभी सविता ने फैसला किया था, नवीन के साथ अलग रहना ही इस समस्या का हल है। दोनों की मुलाकात उसे याद हो आई। दांतों के डॉक्टर की दुकान की बात है। एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। तभी एक युवक भी आकर बैठ गया। और भी बहुत से लोग बैठे थे। इंतजार तो करना ही था। तभी भीतर से एक तेज दर्द भरी चीख सुनाई दी और साथ में डॉक्टर की आवाज़ भी। अगर आप इतना शोर मचाएंगे तो बाहर बैठे मेरे सब मरीज भाग जाएंगे। और तो कोई नहीं भागा, पर दो मरीज ज़रूर भाग रहे थे। और भागने में यह खूबसूरत सी लड़की उस लड़के से 2 कदम आगे ही थी। वह बड़ी तेजी से सीढ़ियाँ उतरती गई। बाहर ही एक ऑटो खड़ा था। वह ऑटो में बैठ गई। तभी वह युवक भी, जो 2 कदम ही पीछे था, घुस गया। उनके शहर में ऑटो शेयर करने का रिवाज था। रिक्शा चालक हिसाब से पैसे ले लेता था। रिक्शा वाले ने लड़की से पूछा, बहन जी कहाँ जाना है? हाँफते हाँफते लड़की ने कहा, हजरतगंज। लड़के से रिक्शा वाले ने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वे दोनों अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। तभी युवक ने डरते डरते धीरे से अपनी दुखती धार को छुआ। एक गोल सी छोटी सी चीज़ हाथ में आ गई। उसे संभाल कर मुंह से बाहर निकाल कर उसने खिड़की की तरफ करके देखा। निकल गया क्या? लड़की ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, कंकड़ जो दांत में फंसा था। झेप कर लड़का बोला, शायद चावल में था। लड़की ने कुछ नहीं कहा और युवक की आंख बचाकर अपने सामने के एक दांत पर उंगली फेरी और फिर ओह कह अपनी सीट से उछल पड़ी। क्या हुआ? युवक ने पूछा। जवाब में लड़की ने उंगलियों में पकड़ा एक लंबा सा कांटा निकाल कर युवक के हाथ पर रख दिया और फिर नजरें चुरा कर कहा, मछली का है। यही मेरे दांत में अटक गया था। जरूर अटक गया होगा। आप है ही ऐसी, कोई भी अटक सकता है। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की फिर बोली, आप कहाँ जाएंगे? आप हजरतगंज जाएंगी? मैं चिड़ियाघर के पास रहता हूँ, वहीं उतर जाऊँगा। चिड़ियाघर के भीतर नहीं, लड़की ने कहा और दोनों हंसने लगे। यह नवीन और सविता की पहली मुलाकात थी। यादों में खोई वह खड़ी थी। तभी नवीन ने पीछे से आकर उसे बाहों के घेरे में ले लिया। अंधेरे में खड़ी हो आदत पड़ गई थी, पर अब चांदनी की आदत डाल रही हूँ। सविता, हमने प्रेम विवाह किया है। तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए सब घर वालों को छोड़कर आया हूँ। हालांकि सबसे मेरा प्यार आज भी है। प्रेम विवाह हमने ज़रूर किया था, पर बाद में प्रेम तो रहा नहीं, सिर्फ विवाह रह गया।
प्रेम तो घर के चौके चूल्हे और घर की चीज़ें उठाने रखने में न जाए किस अलमारी में बंद हो गया था। सही कह रही हो सविता, गलती मेरी ही थी। शादी से पहले मैंने तुमसे यह जो नहीं पूछा था कि मुझे कहाँ ले जाकर रखोगे। मैं हमेशा तुम्हारी परेशानियों को समझता रहा हूँ सविता, पर कुछ कर नहीं रहे थे। सब साथ रहते तो कितना अच्छा रहता। अब मुझे अकेलापन खलता है, सविता ने कहा। अब भी मेरी मजबूरी है तुम्हें। हाँ, मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ छीन लिया है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ नवीन। लगता है तुम्हारी मजबूरी कभी खत्म नहीं होगी। जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे सवेरे जल्दी उठना होगा। उन दिनों घर का बढ़ता हुआ तनाव दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा था। सविता हरेक की बात सुनने पर भी नहीं सुनती थी। दिन में कभी भी कमरे में लेटकर उपन्यास पढ़ती रहती थी। सबके जाने के बाद सवेरे ही वह भी घर से निकल पड़ती थी। एक महिला क्लब की सदस्य बन गई थी। दोपहर देर तक ताश खेलती थी, किट्टी पार्टियों में भी जाती थी। कोई कुछ नहीं कह सकता था। नौकरी छुड़वाई थी सो फिर से कर सकती थी। अलग रहने को बोल दिया था। उसके अलग रहने से घर पर क्या असर पड़ेगा, इतना तो घर वाले समझ सकते थे। जब भी सविता माँ के घर जाती थी तो यही कहकर कि शाम तक लौट आएगी, पर 3-4 दिनों तक नहीं आती थी। अब उसकी इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। एक दिन जब वह घर में थी, रश्मि कुछ ढूंढ रही थी। भाभी, तुमने मेरी कॉफ़ी देखी है कहीं? उसमें मेरे कुछ ज़रूरी नोट्स हैं। इधर घर में धूल इतनी है कि खोजने में सारे कपड़े गंदे हो जाए हैं। सविता बरस पड़ी। रश्मि, तुम अपनी चीज़ों को तो संभाल कर रख नहीं सकती, ऊपर से कहती हो सारे घर में धूल की परतें जमी रहती है। इतवार को तो तुम घर की सफाई कर सकती हो। कॉलेज की पढ़ाई ने भी की है, पर घर के कामों में अपनी माँ का हाथ ज़रूर बटाती थी। एक तुम हो कि पढ़ाई के नाम पर उपन्यास पढ़ती रहती हो। बहुत हो चुका, अब उठो और घर की सफाई करो। महारी भी आती होगी, बर्तन सिंक में रखकर नल खोल दो। मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ, कहकर सविता चली गई। सविता ने पहले अम्मा की ओर देखा, फिर बारी बारी से बाबूजी और भाई की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला। नवीन उठकर अपने कमरे में चला गया। सविता 2 घंटे बाद लौटी। कमरे में जाकर साड़ी बदल रही थी, तभी नवीन आ गया। सविता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम क्या कहना चाहते हो। उसी का तो इंतजाम करने गई थी। क्या मतलब? कैसा इंतजाम? सब समझ जाओगे, कहकर उसने एक छोटे से सूटकेस में 2-4 कपड़े डाल लिए, फिर बाहर की ओर चल पड़ी। बहू, कहाँ जा रही हो? सास ने ही पूछा। भाभी, रश्मि इतना ही कह सकी। बाबूजी ने अखबार मेज पर रखकर अपना चश्मा उतार लिया। इसी बीच नवीन भी आ खड़ा हो गया। मैं और नवीन जा रहे हैं, मुझे नौकरी मिल गई है हैंडलूम हाउस में।
नवीन भी मान गया है। मैंने तो भरसक कोशिश की है इस घर में कुछ व्यस्तता ला सकूं, पर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकी। घर में काम बहुत होता है। अगर सारा काम एक के ऊपर डालकर सब लोग निश्चिंत हो जाएं तो कैसे हो सकता है। जाते जाते दरवाजे के पास रुक कर उसने कहा, थोड़ा बहुत सामान है, 2-4 मामूली सी साड़ियाँ हैं, फिर कभी आकर ले जाऊंगी। बहू, हमने तो तुमसे कहा था कि। बात काट कर सविता ने कहा, 3 साल से ज़्यादा हो गया कहे हुए। खैर अम्मा, कोई बात नहीं, मेरा सामान शुभ कार्य में लग गया, कहकर वह घर के बाहर निकल गई। नवीन भी तेजी से उसके साथ साथ चलने लगा। पीछे से बाबूजी बोले, मुझे पहले ही मालूम था कि एक दिन यह सब होगा। जाते जाते बहुत सुना गई, परमीला ने चेहरे में पसीना पोंछते हुए कहा। सविता ने ठीक ही सुनाया है। मैंने तो तुम्हें उसी समय कहा था कि अपनी हैसियत के अनुसार सामान दो, पर तुमने बहू की सब बढ़िया साड़ियाँ, चांदी के इतने सुंदर बर्तन जो उसने शौक से खरीदे होंगे और स्टील के सारे बर्तन बेटी की शादी में दे डाले। ऊपर से उसके हाथों के सोने के दोनों कड़े भी उतरवा कर बेटी को दे दिए। सविता भी तो हमारी बेटी है। एक बेटी से सामान छीनकर दूसरी बेटी को देना कहाँ की बुद्धिमानी थी। उधर नवीन ने सविता के साथ साथ चलते हुए कहा, मेरी एक बात तो सुन लो, तुम वहाँ नहीं जाओगी जहाँ की तुमने योजना बनाई थी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब क्या दिखाओगे? अच्छी बात है, जो दिखाना चाहता हो वह भी देख लेती हूँ। नवीन ने एक टैक्सी रोकी और दोनों बैठ गए। नवीन ने टैक्सी चालक को पता बताया। टैक्सी शहर की भीड़ भाड़ से बाहर एक खूबसूरत सी नई कॉलोनी में जाकर रुक गई। उतरो, नवीन ने हाथ से सहारा देकर सविता को बाहर उतारा। फिर वे एक छोटे से खूबसूरत बंगले के बाहर जाकर खड़े हो गए। बाहर ताला लगा था। नवीन ने जेब से चाबी निकालकर सविता के हाथों पर रख दी। खोलो, ये छोटी सी कॉम्पेज तुम्हारी ही है। क्या कह रहे हो? आश्चर्यचकित हो सविता ने ताला खोला। अब भीतर चलकर अपना घर तो देख लो। सपनों में खोई सविता ने नवीन का हाथ पकड़े पकड़े घर के भीतर प्रवेश किया। बहुत खूबसूरत है। क्या सचमुच ये हमारा है? क्या आज से हम यहीं रहेंगे? तन से सविता अपने घर की साज संवार कर रह रही, पर उसके मन में एक पश्चाताप था, दुख था। उसने नवीन को माँ बाप और बहन से अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद वे दोनों घर गए। घर अब काफ़ी ठीक था। रश्मि का सामान फैला नहीं था। सास ही नहीं, ससुर भी घर को साफ रखने में हाथ बटाते थे। कामवाली बाई लौट आई थी। सविता को देखकर चहक कर बोली, मेम साहब, अब तो सब ठीक हो गए हैं। घर का काम करने में कुछ भी देर नहीं लगती। सही डोज दे गई है।